60 की उम्र पहुंच गया अब मैं। अब मेरी कुछ खास काम करने की इच्छा नहीं होती है, अपने आप को साबित करने की इच्छा नहीं होती। अब मैं चाहता हूं कि जो है लोग बाग लें आपके, ठीक है बढ़िया, और लोग काम कर रहे हैं और लोग नए लोग आएँ और काम करें वो लोग। मेरे अंदर ऐसा साबित करने की इच्छा नहीं होती कि मैं इतना बड़ा एक्टर हूँ या इतना बड़ा लिखता हूँ या इतना बड़ा लेखक हूँ या ऐसे गाने लिखता हूँ, गीतकार हूँ, संगीतकार हूँ। अब कर लिया जो कुछ करना था, मतलब ये हवस है एक्चुअली। कब तक करते चले आओगे आप? कब तक करोगे इवेंचुअली? कब तक करोगे? मुंबई मुंबई है, मुंबई है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री अलग चीज़ है। वहाँ पर अपना फ़ायदा देखते हैं वो लोग, हर चीज़ में देखते हैं कि हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा मतलब पैसे भी हो रहा है, तो चेहरा मोहरा ये सब चीज़ें बहुत काउंट करता है। आप कितने ग्लैमरस हैं, एक चीज़ काउंट करती है, और करनी भी चाहिए, क्योंकि प्रोड्यूसर पैसा लगाता है तो उसे पैसे वापस चाहिए, तो करने भी चाहिए। आर्ट फॉर द आर्ट से वहाँ पर बहुत कम फिल्म बनती है, इसे जो आर्ट से के लिए बने जाते हैं। ऐसी फिल्में बहुत बनती हैं वहाँ पर, लेकिन कम कम बनती हैं। जितना मिल गया उस पर खुश हो जाओ, उस पर संतोष करो, बहुत हैप्पी हो जाओ उस पर। इतना भी मिल गया, मेरे जैसे बंदे को इतना मिल गया, मतलब आपकी इसी ज़िंदगी में, एक ज़िंदगी में 60 का हूँ, इतना ज़्यादा मिल गया कि मुझे उस पर रिजॉइस करना चाहिए कि मैं तो इतनी उम्मीद लेकर भी नहीं निकला था अपने घर से। मैं तो ये उम्मीद लेकर भी नहीं निकला था। मैं सिनेमा में जाने की उम्मीद, सिनेमा में जाने का पर्पज़ ही नहीं था मेरा। था वो कम्युनिज्म का दौर था, तो तब मैं कम्युनिस्ट था नहीं, लेकिन अब दोस्तों चक्कर बन गया था। मेरे दोस्त थे कम्युनिस्ट, तो उनके बहुत प्यार करता था उनसे, तो उनके दोस्तों के चक्कर में कम्युनिस्ट बन गया था। तो वही रैली में जाना, जंतर मंतर जाना, चीखना चिल्लाना, इनकलाब जिंदाबाद करना, नारेबाजी करना, गाने गाना, मतलब स्ट्रीट सॉन्ग्स बहुत गाए मैंने। तो वो जो है हमारा पैशन था उस वक्त, उसने बहुत सिखाया उस दौर में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। किताबें खरीद के पढ़ी जाएं तो उनकी अहमियत और मज़ा दोनों के ही क्या कहने। सो अपने इसी शौक के चलते जो पिछली किताब मैंने पढ़ी है वो है तुम्हारी औकात क्या है, पीयूष मिश्रा। जैसा कि किताब के नाम से ही जाहिर है कि किताब पीयूष मिश्रा ने लिखी है, पर दोस्तों नाम पर मत जाइए। पीयूष मिश्रा की औकात किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये वही पीयूष मिश्रा हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30 से भी ज़्यादा समर्पित साल दिल्ली के रंगमंच को दिए हैं, और फिर जब फिल्मों का रुख किया तो वहाँ भी मकबूल, गैंग्स ऑफ वासेपुर से लेकर जस्सी भाग जाएगी और पिंक जैसे विविधता भरी फिल्मों के ज़रिए अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। ये वही पीयूष मिश्रा हैं जिन्होंने कभी मुंबई के फुटपाथ पर एक रात एक मुर्दा आदमी की बगल में सोकर गुजार देने जैसे दिन देखने के बावजूद जिंदगी जहां खत्म सी होती लगती है, वहीं से दोबारा शुरू करके आज उसे उस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि उनके गीत हजारों जिंदगियों में जोश और जज्बा फूंकने का काम करते हैं। उनका म्यूजिकल बैंड बल्ली मारान दुनिया भर में सुना सराहा जाता है। पीयूष मिश्रा की इस किताब की तफसील तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। उनकी ज़िंदगी की तफसील जानने के लिए हमने उनसे एक ख़ास मुलाकात की। पेश है वही बातचीत आपके लिए। तो पीयूष मिश्रा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी की बिंदी में। शुक्रिया। पीयूष जी, अब जबकि पीयूष मिश्रा नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है और बाकायदा वो अपनी बात कहने की पोजीशन में भी आ चुके हैं, और वो कहते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा। लेकिन जब मैं इस किताब का कवर देख रही हूँ तो इस किताब का फ़ॉन्ट ऐसा है जैसे तेज़ बारिश में ये अक्षर धुंधले होके मिटने वाले हैं। तो क्या अभी भी कोई डर है, कोई ख़ास सोच थी इस कवर को फाइनल करने के पीछे जिसमें ये शब्द धुंधले हो रहे हैं? कवर तो राजकमल ने फाइनल किया था, मैंने किया भी नहीं था जी। मेरा पसंदीदा भी नहीं था ये। अच्छा। तो कवर राजकमल ने फाइनल किया था, उनको फ़ोटो भेजे थे, तो उन्होंने कहा था कि ये फ़ोटो बड़ा स्ट्रांग लग रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं? तो मैंने कहा ठीक है, अभी भी करते हैं। तो उन्होंने अपने हिसाब से इसको पेंट किया था, अपने हिसाब से इसको ड्रा किया था, डिज़ाइन किया था। तो ये पूरा का पूरा राजकमल वालों का जो है कंट्रीब्यूशन है कवर। तो अच्छा, और इसके नाम के पीछे नाम के पीछे जो है वो, हाँ, मैं लोग बाग, मुझे पूरे जनरेशन मुझे भगवान मानने लगी थी कि पीयूष भाई ने ये किया है, पीयूष भाई ने वो किया है, पीयूष भाई गाने लिखते हैं, एक्टिंग करते हैं, लिखते हैं, ये वो करके। उन्हें वास्तविक पीयूष के बारे में मालूम नहीं था कि एक्चुअली मेरी औकात क्या थी एक्चुअली। तो मैं चाहता था कि वो पहले इसको पढ़ें, मैं बताऊँ आपके सही मायने में कि मैं क्या हूँ, क्या था, क्या हुआ, क्या करके आया, कैसे बना। उसके बाद में इज़्ज़त करे मेरी। इज़्ज़त करने में किसको एतराज़ होगा, इज़्ज़त करवाने में? तो मैं चाहता था कि पहले वो जान लें मतलब मेरे बारे में पूरी तरीके से, उसके बाद मेरी इज़्ज़त करें। तो ये पर्पस था इसको लिखने का। पहले इसका नाम था हैमलेट के बॉम्बे नहीं गया। हैमलेट की बॉम्बे नहीं गया मेरे प्ले का नाम था एक,
बहुत पहले मैंने प्ले किया था, इसमें है दर्श, इम्प्रोवाइज़ किया था, एक बहुत लंबा इम्प्रोवाइजेशन। तो वो जो है पहले लिख रहा था, फिर मेरे दो दोस्त हैं राहुल गांधी और निशांत अग्रवाल, उन्होंने कहा कि आप ये क्यों नहीं रखते, तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा। तो ये मुझे बड़ा ऐप महसूस हुआ, ये तो बिल्कुल ही हर चीज़ बोल देगा। तो उसके बाद फिर मैं आई वेंट फॉर दिस। पीयूष जी, जब हम किताब लिखने वाली अवस्था में पहुंचते हैं तो या तो मन हल्का करना होता है, या आगे बढ़ते बढ़ते एक बार पीछे पलट के देख लेना होता है, या फिर ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ है जो शायद पीछे आने वालों को कुछ गलतियों से बचा सके या कोई रास्ता दिखा सके। आपके साथ क्या कारण रहा? मैं प्रीचर नहीं बनना चाहता था, मैं सीधे सीधे अपनी किताब लिखना चाहता था। मेरे अंदर कोई वो ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी कि मैं प्रीचर बनूँ या कुछ दे के जाऊँ किताब से। मैं सीधे सीधे, मैंने पहले इसको किसी और तरीके से लिखा था, पहले इसको मैं करके लिखा था मैंने, उसमें संताप त्रिवेदी नहीं था, पीयूष मिश्रा था। तो पीयूष मिश्रा लिखते हुए जो है मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, मतलब मैं ऐसा करके आया, मैं वैसा करके आया। तो मुझे मतलब फिर बाद में मैंने इसको चेंज किया, तो बाद में चेंज किया तो उससे घटनाएं बहुत सीधी सादी हो गई, सुलभ हो गई। तो उसके बाद फिर मेरा पर्पज़ ये नहीं था कि चाहे लोग बाग, मेरा पर्पज़ था लोग बाग पढ़ें और जाने कि क्या है पीयूष मिश्रा, और बस इसके अलावा और कोई पर्पज़ नहीं था। सिखाना मैं चाहता नहीं था किसी को, मैं किसी को क्या सिखाऊंगा। तो यही था, मतलब नॉर्मली जो है अपने बारे में बोलना, और कलम चलती चली गई। उसके बाद कलम रुकी नहीं, चल लगातार चलती चली गई। 3 साल में लिखा है नावल। पैंडेमिक में जब सब लोग परेशान थे तब मैं नावल लिख रहा था, और उसके बाद में जो है मैं नहीं समझता कि मैं कहीं रुका इसमें। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आपने सुबह शुरू करी और शाम तक ख़त्म कर दी, ऐसे ही मेरा भी यही हाल था, मैं रुका नहीं कहीं इसमें। चैप्टर्स जो है होते चले गए, अपने आप बनते चले गए, क्योंकि मैं वो सब लिख रहा था जो मैं उल्टी करना चाहता था कागज़ पर। मैं आई वॉन्टेड टू वॉमिट ऑन पेपर, कि हर चीज़ बोल दूँ अपने बारे में, हर चीज़ बोल दूँ, डेलिबरेटली नहीं। टेंडेंसी भी ये थी कि जो है हर चीज़ बोलने की टेंडेंसी थी, तो इसलिए जो है बोलते चला गया, रुका तो नॉवल पूरा हो चुका था। हाँ, अगर मैं एक पाठक के तौर पर भी कहूँ तो लोग आपकी खूबियाँ देखकर आपसे जुड़ते हैं और फिर आपकी कुछ कमियाँ देखते हैं तो पैर पीछे खींच लेते हैं। आपने जिस ईमानदारी से इस किताब में अपने बारे में सब कुछ बताया है, ये किताब 3 साल पहले लिखी गई और उसके बाद फिर अब इतना समय भी हो गया इसे प्रकाशित होकर आए, तब से अब तक तो गंगा में बहुत पानी बह गया। तो क्या आपको लगता है कि उसके बाद भी ज़िंदगी ने कुछ ऐसी करवटें ली कि कुछ और पन्ने बढ़ उसके बाद सकते थे? ज़िंदगी ऐसी हो गई, मतलब अब थम गई है ज़िंदगी। 60 की उम्र में पहुँच गया अब मैं। अब मेरी कुछ ख़ास काम करने की इच्छा नहीं होती है, अपने आप को साबित करने की इच्छा नहीं होती। अब मैं चाहता हूँ कि जो है लोग बाग लें आपके, ठीक है बढ़िया, और लोग काम कर रहे हैं और लोग नए लोग आएँ और काम करें वो लोग। मेरे अंदर ऐसा साबित करने की इच्छा नहीं होती कि मैं इतना बड़ा एक्टर हूँ या इतना बड़ा लिखता हूँ या इतना बड़ा लेखक हूँ या ऐसे गाने लिखता हूँ, गीतकार हूँ, संगीतकार हूँ। अब कर लिया जो कुछ करना था, मतलब ये हवस है एक्चुअली। कब तक करते चले आओगे आप, कब तक करोगे इवेंचुअली, कब तक करोगे। तो इसमें जो था ना अकेलापन, आज अकेलापन, पहले वो अकेलापन जो श्राप लगता था, आज अकेलापन जो है मतलब वरदान लगता है कि आज अकेले हैं। एक्चुअली अकेले होने के लिए आता है आदमी, अकेले होना उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। तो वो जो है अकेले होने के लिए आता है। तो आज कर लिया, सब कुछ कर लिया, दायित्व निभा लिए, परिवार निभा लिया। अब जो है बच्चों के दायित्व है, एक बच्चे के दायित्व है मेरे सर पे, वो जो और निभ जाए, 12th में है वो। इसके बाद में मैं बिल्कुल ही अपनी पत्नी को जाऊंगा, अभी भी पत्नी का हूँ। उसके बाद में बिल्कुल ही हम दो हैं। उसके बाद में छोटी हमारी कुतिया है वेनी, हमारे परिवार का अंग है। तो इसलिए जो है हम फिर अपने आप में व्यस्त हो जाएंगे। और फिर क्या मृत्यु, मतलब आपके 75 से जूँगा नहीं, मेरे को यकीन है। तो अभी 15 साल में आ जाएगी मृत्यु, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद कुछ ना कुछ तो होगा पक्का, मृत्यु के बाद कुछ ना कुछ तो होता है। ऐसा लोग बोलते हैं कि समाप्त हो जाता है जीवन, लेकिन डेफिनेटली उसके बाद कुछ ना कुछ होगा। देखता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ। अगर इसी जीवन में रहते हुए मिल जाए मौका जानने का कि इसके बाद क्या होता है तो बहुत बड़ी बात है। तो उसी आस में जी रहे। सर, अगर मैं निजी तौर पर मतलब कहूँ तो मैंने जो थोड़ी बहुत किताबें मैं अब तक पढ़ पाई हूँ, उनमें मेरी पसंदीदा किताबों में एक अमृता प्रीतम जी की आत्मकथा रसीदी टिकट भी है। और इसके लिए उन्होंने कहा था कि उन्होंने उस किताब को रसीदी टिकट नाम इसलिए दिया कि जो तमाम लोग उनके बारे में कहते हैं, ये जो वो कह रही हैं उनकी ज़िंदगी पर ये रसीदी टिकट यानी स्टैम्प
की तरह एक मतलब मुहर है कि यही वो सच है। तो आपकी किताब जो आपके बारे में आपके शब्दों में सब कुछ बयान करती है, ये उस परसेप्शन से कितना अलग है, या इसमें उन बातों का भी कितना ख्याल रखा गया है जितना आमतौर पे लोग आपके बारे में बना लेते हैं, या जिनसे लोगों की कही हुई कहानियों के आधार पे लोग आपको जानते हैं? मालूम नहीं, छू छू मैच करती है कि नहीं। मैंने तो लिख दिया, जैसा हूँ मैं वैसा, जैसा था मैं वैसे लिख दिया। अब मालूम नहीं जो है वो छुई मैच करते हैं। अब लोग पढ़ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं इसको, मुझे ही पसंद कर रहे हैं इसके बाद में। इसका मतलब है कि रिलेट करते हैं लोग बाग इससे। इसका मतलब है कि वो एग्री करते हैं इस बात से कि आप जो करके आए वो सही था, गलत था, क्या मतलब ये करके आए आपने लिखा इसके बारे में। तो आज की तारीख में आज की जो इमेज है मेरी, वो कहीं उससे मैच होती है। मतलब आज मिलते हैं लोग बाग मुझसे और किताब को पढ़ के मिलते हैं, तो लोग बाग को लगता है कि हाँ, आप जो करके आए हो उसका परिणाम यही था, आप ही थे, आप ही होने थे। तो इसलिए जो है लोग बाग पढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, अभी तक एक भी ख़राब रिव्यू नहीं मिला है इसका। किसी ने ऐसा नहीं कहा है कि आपने गलत चीज़ पढ़ ली कोई। तो इसका मतलब ये है कि वो रिलेट करते हैं, दैट्स ऑल। नहीं, वाकई मतलब ये बात तो मैं भी कहूँगी, क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा था आपसे कि इस किताब को मैंने ब्रेकफास्ट के बाद पढ़ना शुरू किया था और मिडनाइट तक ये एक सिटिंग में पूरी हुई है। मतलब इसमें मुझे याद भी नहीं रहता था कि वो पन्ना मैंने कब पलट लिया, इतनी कसी हुई। तो इसके बाद मैंने कई आपके गीत जो मैं पहले सुन चुकी थी, उसको मैंने फिर से नए सिरे से दोबारा सुना और उसकी गहराई को नए सिरे से दोबारा महसूस किया। तो अब ये समझ में नहीं आता पीयूष जी कि मतलब आपको पढ़ा जाए, आपको देखा जाए, या आपको सुना जाए, क्योंकि आप गाते भी बहुत अच्छा हैं, आप लिखते भी बाकमाल हैं और आपका अभिनय तो अपनी जगह है ही। लेकिन क्या आपको हर जगह उतना ही मतलब संतोष मिलता है, या कोई एक जगह ऐसी है जहां आप अपने आप को पूरा 100% कर जाता हूँ मैं, मतलब कर जाता हूँ, जो भी चीज़ मिलती है उससे कर जाता हूँ। आजकल जैसे एक्टिंग में बहुत कम वो रह गया है मेरा इंटरेस्ट। आजकल कर रहा हूँ क्योंकि एक्टिंग से पैसे मिलते हैं, एक्टिंग से मेरा घर चलता है, किचन चलता है, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ आजकल। तो इसलिए जो है आजकल कर जाता हूँ। मतलब मेरे बैंड मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मेरे बैंड के साथ जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ मैं। जो भी चीज़ होती है वो ईमानदारी से कर दो ना उसको, जो भी चीज़ें ईमानदारी से कर दो उसको, नो हो जाएगा। मतलब जो भी चीज़ें ईमानदारी से कर दो उसमें जो है गफलत मत करो, तो इसलिए जो हो जाता है वो। मैंने ये देखा है कि जो है अगर आप मान के चलें कि मुझे यही करना है, अच्छा मैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, इसलिए इस बात का ख़तरा है कि जो लोग आप पूछते भी हैं कि आपको असली इंटरेस्ट किस में आता है। तो असली इंटरेस्ट पहले एक्टिंग में आया करता था बहुत पहले, लेकिन धीमे धीमे करके जो है वो इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन धीमे धीमे वो स्थिर हो गया मामला। अब हर चीज़ करता हूँ, हर चीज़ में इंटरेस्टिंगली करता हूँ हर चीज़, तो अच्छा लगता है। पीयूष जी, एक चीज़ और है इस किताब में, संताप त्रिवेदी बनकर आप अपनी बात कह रहे हैं, और जिस तरीके से कह रहे हैं उस कहानी में जो लोग आते हैं, जो किरदार आते हैं, जो जगह आती हैं, सिर्फ हल्का सा हेर फेर करके कोई भी उनको पहचान लेता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। तो फिर ये एक पर्देदारी की क्या ज़रूरत थी कि ऐसी मैं जो है, जब मैंने पीयूष मिश्रा बन के लिखा तो मैं ईमानदारी से लिख नहीं पा रहा था। जैसे मैंने संताप त्रिवेदी नाम लिया तो मैं एकदम से मेरा फ्लो बढ़ गया। तो ऐसे ही जो है मैं हर्ट भी नहीं करना चाहता किसी को। मेरे ख्याल से इसमें शायद किसी को हर्ट भी नहीं किया गया कि किसी का नाम लेके आप आसानी से पहचान सकते हैं कि नसीर नदीम शाह हैं, संबल भारद्वाज, विशाल भारद्वाज हैं, अनिकेत कश्यप, अनुराग कश्यप हैं। तो नाम लेकर जो है मैं हर्ट भी नहीं करना चाहता किसी को, और नाम ना लेकर मुझे बड़ा संतोष मिलता था कि यार अच्छी बात है, लिख दी मैंने, बढ़िया बात है। तो इसलिए जो है मतलब कोई पर्पज़ नहीं था इसका नाम चेंज करने का, क्योंकि जो पहले से ही मैंने जब अपना नाम चेंज कर दिया तो फिर मुझे लगा कि यार हर बंदे का नाम चेंज करो। तो हर बंदा जहाँ मुझे लगा कि यहाँ पर चेंज कर देना चाहिए, वहाँ मैंने चेंज किया। और घटनाएं वो क्यों हैं, पात्र वही क्यों हैं। आपने इसमें हेमलेट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है, जबकि किरदार तो आपने और भी बहुत सारे बाकमाल निभाए हैं। तो उस पर्टिकुलर एक कैरेक्टर से ही आपने इतनी ज़्यादा नज़दीकी क्यों महसूस की? क्योंकि वो आपकी पहली बड़ी कामयाबी थी, इसीलिए जो पहली बड़ी कामयाबी थी। इसके पहले मुझे मालूम नहीं था कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ या इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ। इसमें मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा अपनी, लेकिन वाकई जो है मतलब उस वक्त थे 22 साल के लड़के थे हम जिस वक्त किया था, 22-23 साल के। तो उस वक्त जो हेमलेट जैसा कैरेक्टर करना, मतलब इतना कालजयी कैरेक्टर करना, ये मुझे यकीन नहीं था कि मैं कर जाऊँगा। और मेरे उस पर जो बड़े क्वेश्चन मार्क भी थे मेरे डायरेक्टर के कि तुम ऐसे कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। उस समय जो है ये करना जो है मतलब वो छोकरेपन के उम्र में था हुआ, उस समय ये करना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। और उसमें जो बहुत लोग आए थे देखने के लिए, उनका भी बड़ा प्यार मिला, बड़ा अप्रिसिएशन मिला।
तो उससे मुझे मालूम पड़ा कि जो एक्टिंग अच्छी कर दो तो इतना तारीफ़ मिलती है, इतनी अच्छी एक्टिंग कर दो तो इतनी तारीफ़ मिलती है, इतना अच्छा कोई और काम करो तो तारीफ़ नहीं मिलती, पेंटिंग करो तो इतनी तारीफ़ नहीं मिलती जितना कि वाइड अप्रिसिएशन इसका चीज़ का है, उतना और किस चीज़ का नहीं। इसलिए एक्टिंग इज़ द मोस्ट ल्यूक्रेटिव बिजनेस इन द वर्ल्ड। अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं, सिनेमा में एक्टिंग कर रहे हैं, सिनेमा एक्टिंग, तो आपको फिर मतलब आप किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपके खाने का, ट्रैवलिंग का, पहनने का, हर चीज़ का इंतजाम आपका प्रोड्यूसर उठाएगा, हर चीज़ का इंतजाम आपका प्रोड्यूसर करेगा। तो इसलिए जो है मुझे लगा कि ये मतलब बड़ा झंझट कर देने वाला परफॉर्मेंस था मुझे भी। तो मैं भी उसके इम्प्रेशन से जो है बहुत दिनों तक निकल नहीं पाया मैं। उसमें जो है लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हैमलेट चल रहा है, हैमलेट आ रहा है, हैमलेट जा रहा है, इसीलिए मैंने अपने आप को हैमलेट भी कहा है इसमें। तो हैमलेट दूसरा नाम हो गया था मेरा। तो वो था, यही था पहली मोहब्बत आपकी। पहली मोहब्बत थी। हाँ, पहली मोहब्बत थी। हाँ, पीयूष जी, एक चीज़ और मन में आती है। मैं इतनी खुशकिस्मत तो नहीं रही हूँ कि मैंने आपको स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखा हाँ, हो, तब मैं जा चुका था तब। जी, लेकिन मैंने आपको मंच में देखा है अभिनय करते हुए। थिएटर से गए हुए ऐसे तमाम लोग जिनको इंडस्ट्री ने बाकायदा आवाज़ देकर बुलाया, और इसलिए बुलाया कि वो थिएटर पे एक ऐसा जलवा जगा चुके थे। जैसे आपके बारे में कहा जाता है कि आपके प्लेस के टिकट ब्लैक में बिका करते थे और आपके शोज़ हाउसफुल जाया करते थे, मतलब चाहे वो कितने भी रिपीट शोज़ क्यों ना हो, हर शो हाउसफुल हुआ करता था। यानी थिएटर का एक इतना बड़ा दिग्गज, जिसे इंडस्ट्री ये कहती थी कि तुम मुंबई क्यों नहीं आते हो, मुंबई तुम्हारे इंतज़ार में है, और वो 30 साल तक यहाँ थिएटर करता रहा। लेकिन इतने दिग्गज एक्टर या आप जैसे एक्टर्स को बुलाने के बावजूद भी मुंबई में उनके हिस्से में कुछ गिनी चुनी भूमिकाएं, कुछ गिने चुने कैरेक्टर ऐसे ही क्यों आते हैं? उनकी वो जो प्रतिभा, जो इसका लोहा वो मनवा चुके, वैसे रोल अब तक क्यों नहीं लिखे जाते? मुंबई है, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री अलग चीज़ है। वहाँ पर अपना फ़ायदा देखते हैं वो लोग, हर चीज़ में देखते हैं कि हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा मतलब पैसे भी हो रहा है। तो उसमें चेहरा, मोहरा, ये सब चीज़ें बहुत काउंट करता है। आप कितने ग्लैमरस हैं, एक चीज़ काउंट करती है, और करनी भी चाहिए, क्योंकि प्रोड्यूसर पैसा लगाता है तो उसे पैसे वापस चाहिए, तो करनी भी चाहिए। आर्ट फॉर द आर्ट से वहाँ पर बहुत कम फिल्म बनती हैं कि जो आर्ट से के लिए बनाई जाती हैं। ऐसी फिल्में बहुत बनती हैं वहाँ पर, लेकिन कम बनती हैं जिसमें वो बहुत अधिक पैसा नहीं चाहते वापसी में। वापसी में पैसा भी चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी चाहते हैं पैसा बने हमारा, लेकिन वो आर्ट फॉर द आर्ट से जो है मतलब वो थोड़ा कथ्य अलग अलग चुनते हैं ऐसा करके। तो इसलिए जो है हम लोग जो जगह यहाँ पर, अब हमारे चेहरे हमारा आड़ा टेढ़ा था, हाइट कम थी, ये था वो था, बहुत सारी चीज़ें थी जो फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से जो है मतलब फिट नहीं बैठते थे हम लोग। अब कहीं जाकर फिल्म इंडस्ट्री चेंज हुई है। अब जो उठती के बाद में हर चेहरे मोहरे को, हर कद काठे वाले एक्टर्स को काम मिल रहा है, तो अब कहीं जाकर वो चेंज हुई है। अब उसने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, अब उन्हें एक्टर्स की ज़रूरत है स्टार्स के बजाय। तो अब जो है चेंज हुई है, तो इंडस्ट्री की अपनी डिमांड है। और मुझे गलत नहीं हुआ, मतलब मुझे गलत नहीं लगता कभी कि इंडस्ट्री की डिमांड ऐसी तो गलत डिमांड है, कुछ ऐसी बात नहीं है। मैं जब गया था 89 में, उस वक्त तो जो है शशि कपूर थे, विनोद खन्ना थे, अमिताभ बच्चन थे, मतलब लंबे लंबे चेहरे, हसीन चेहरे, तो मिथुन चक्रवर्ती थे। तो उस वक्त मैं कहाँ, मतलब मैं अनफिटिंग, बहुत ही अनफिट था वहाँ पर। टेलीविज़न होता नहीं था, OTT आए नहीं थे, तो उस वक्त मैं बिल्कुल अनफिट था, मैं अपने आप को कहूँ तो अब कहीं जाकर जो ऐसा हुआ है, तो ये चेंजिंग फेज़ है, धीमे धीमे चेंज होगा मेरे ख्याल से। आगे आने वाले पल क्षणों में आपके मतलब ये भी चेंज होगा मेरे ख्याल से। अभी भी आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री चेंज हो रही है, लेकिन इंडस्ट्री का क्राइटेरिया, कहानी कहने का ढंग या कहानियाँ अभी भी बहुत लिमिटेड है। और जो लोग कहते हैं कि हम पैसे से ऊपर एक्टिंग को तरजीह देते हैं, तो उनको सेटिस्फेक्शन या तो रीजनल सिनेमा से कॉपी की गई चीज़ों में मिल रहा है या OTT प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है। इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगी। नहीं, क्या मतलब आपका बढ़िया बात है ना, सब लोग संतुष्ट हैं, मतलब ऐसी बात नहीं। जो लोग असंतुष्ट हैं कि हम थिएटर में थे, हमने बहुत एक्टिंग की परस्यू किया और उसके बाद हमें उसका खामियाजा नहीं मिला, ऐसा कोई नहीं है मेरे ख्याल से। करीब करीब सभी को उसका खामियाजा मिल चुका है, सबको मिल चुका है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आपके जो अभी क्लेम करते हैं कि हमें हमारा खामियाजा नहीं मिला, हमें अपना रिटर्न नहीं मिला। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए उन्हें, मतलब जितना मिल गया उस पर संतुष्टि करो, जितना मिल गया उस पर खुश हो जाओ, उस पर संतोष करो, बहुत हैप्पी हो जाओ उस पर। इतना भी मिल गया, मेरे जैसे बंदे को इतना मिल गया, मतलब आपकी इसी ज़िंदगी में, एक ज़िंदगी में 60 का हूँ मैं, इतना ज़्यादा मिल गया कि मुझे उस पर रिजॉइस करना चाहिए कि मैं तो इतनी उम्मीद लेकर भी नहीं निकला था अपने घर से। मैं तो ये उम्मीद लेकर भी नहीं निकला था। मैं सिनेमा में जाने की उम्मीद, सिनेमा में जाने का पर्पज़ ही नहीं था मेरा था
क्योंकि 1976 83 में सिनेमा में जाने के कौन पर्पज, सितारे थे, मतलब उस वक्त तो सितारे थे, चांद को छूना था एक्टिंग करना, सिनेमा एक्टिंग करना। तो उस वक्त तो जो बिल्कुल ही मतलब आकांक्षाएं लिमिटेड थी, थिएटर है, थिएटर से निकलेंगे, 4 पैसे कमा लेंगे, यहाँ वर्कशॉप कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये था ज़िंदगी में। बड़ा ही मतलब अधूरा सा भविष्य लेकर निकला था मैं। तो उस वक्त जो है यही था मतलब आज मिल गया, मतलब आई शुड बी थैंकफुल टू गॉड, दैट्स ऑल, बस। आपकी किताब पढ़ते हुए मैंने देखा कि एक छोटे से शहर से निकलकर एक लड़का जब दिल्ली के रंगमंच पर अपनी जगह बनाता है और सिर्फ उस रंगमंच की बदौलत उसको पूरा दिल्ली शहर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया अपने कदमों में नज़र आती है, वो जलवा है उसका। उसके बाद उसने फिल्म इंडस्ट्री में मतलब रुख किया और वहाँ भी अपनी एक पुख्ता पहचान बनाई। मैं कई लोगों को अक्सर मतलब ये कहते पहले सुना करती थी कि मतलब थिएटर को लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि जिसको इंडस्ट्री में जाना है पहले एक्टिंग कोर्स कर लो और वहाँ से चले जाओ। लेकिन उन लोगों को भी रोटी खाने का हक है, उन्हें भी ज़िंदगी की बेसिक ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं, उनकी भी जिम्मेदारियां होती हैं जो थिएटर में रहते हुए फुलफ़िल नहीं हो पाती। ये शिकायत एक लंबे अरसे तक रही। लेकिन उसके बाद इंडस्ट्री में जाने के बाद जो लोग ये कहते हैं कि हम अपना एक्टिंग का पैशन मतलब जारी रखने के लिए कभी कभी थिएटर करते हैं, और ऐसे कई नाम हैं जो अभी भी कभी कभार थिएटर करते हैं, लेकिन उन्होंने भी उसी थिएटर की पुरानी किस्मत को बदलने की कोई कोशिश नहीं की। आज भी मतलब वो चीज़ें वैसे ही चल रही हैं। थिएटर का आर्टिस्ट आज भी उतना ही स्ट्रगल करता है, उसके हिस्से में आज भी कोई ज़्यादा पैसे या फैसिलिटीज़ नहीं आती। तो क्या जो लोग थिएटर से निकल के इंडस्ट्री में अपनी जगह बना चुके हैं, आपको लगता है कि उनकी कोई ऐसी जवाबदेही या ऐसी जिम्मेदारी बनती है या उन्हें ऐसा कुछ करना चाहिए कि थिएटर के लोगों की किस्मत भी बदले, ये एक प्रोफेशनल थिएटर में बदले? ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। थिएटर कर लिया मतलब मेरे से अगर पूछें तो मैं अभी करता हूँ, अभी करा मैंने, अभी बड़ा मेजर थिएटर किया मैंने, बड़ा मेजर प्ले था वो गगन नावाज। लेकिन अगर आप कहें कि तो मैं मेरा हो गया मतलब मेरी जिम्मेदारी हो गई। मैं अपने आप को जो है पापी नहीं मांगता इस बात में। मैंने हो गया, खूब कर लिया थिएटर, मतलब हो गया, खूब कर लिया थिएटर। अब जो है मुझे अपनी फैमिली को देखने का हक है, अपने आप के बारे में सोचने का हक है। मेरे बारे में गाड़ी हो, मेरे पास भी पैसा हो, मेरे पास भी मकान हो, ये सब के इनके बारे में सोचने का। और ये सोचते हुए हम अपराधी नहीं हैं। हाँ, ये सोचते कोई भी अपराधी नहीं है। जिसको बिना कुछ करे ही सब मिल जाती हैं वो भी अपराधी नहीं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो थिएटर कर लिया यार, बहुत कर लिया थिएटर, अब कितना थिएटर करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे करते करते। हो ही गया मतलब एक तरह से बुढ़ापा सा आ गया, मतलब बहुत थिएटर कर लिया, बहुत जी तोड़ थिएटर कर लिया, टूट गया मैं थिएटर करके। तो इसलिए अब अगर आप मेरे बारे में पूछ रही हैं तो मैं बोलूँगा कि मैं बहुत थिएटर कर लिया और मुझे कोई आपके अपराध भाव महसूस नहीं होता अगर मैं नहीं करता थिएटर। तो थिएटर मेरा अपना पैशन है, अपने वजह से करता हूँ मैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं करता, किसी को दिखाने के लिए नहीं करता मैं, ये अपने वजह से करता हूँ, अपने लिए करता हूँ। अगर करता हूँ तो आज भी जब मन करता है तो मैं उठा लेता हूँ वो प्ले और फिर करने लगता हूँ। तो इसलिए जो है मतलब कोई अपराध भाव नहीं है कि जो थिएटर नहीं कर पा रहा तो इसलिए मैं और वापस जाके जो थिएटर की परवाह करूं, थिएटर का कुछ भला करूं। मेरे करने से कुछ नहीं हुआ भला। थिएटर हो रहा है, जहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा है। पहले मंडी हाउस में आप देखिए ना, मंडी हाउस में कितनी हलचल रहा करती थी, कितनी चहल पहल रहा करती थी। अब सन्नाटा है वहाँ पर, तो चेंज हुआ है, हर चीज़ चेंज हुई है, सन्नाटा है। पहले तो मतलब वहाँ की भीड़ का हिसाब रखना मुश्किल था, इतने लोग आया करते थे वहाँ पर। तो ऐसे ही जो है मतलब अब ठीक है, हो गया थिएटर। अब दुनिया बदलती है, टाइम बदलता है, चेंज होता है, उस चेंजिंग टाइम के साथ में आपको भी चेंज होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि आपको भी चेंज आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप वही उसी जगह रहें। मैं चेंज नहीं हुआ एक्चुअली, इसलिए मैंने भुगता। मेरे सारे साथी जा चुके थे बॉम्बे, अगर मैं पहले चला गया होता तो मेरे ख्याल से परिणाम कुछ और होते, लेकिन मैंने भुगता उसको। तो मुझे जो है लगता है कि वक्त के साथ चलना चाहिए आपको, दैट्स ऑल। अच्छा, एक चीज़ और मन में आती है कि जो लोग दूर से बार बार हाथ हिला हिला कर कह रहे थे कि मुंबई तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, उन्होंने भी वहाँ पहुँच जाने पर हाथ बढ़ाने में इतनी देर क्यों की कि आपको इतना वक्त लगा अपना? नहीं किया उन लोगों ने। जैसे मैं पहुँचा 2003 में, मैं ऑफिशियली अपने परिवार के साथ पहुँचा था। 2003 याद भी है मुझे, 28 मार्च 28 फरवरी उस वक्त किया सब लोगों ने मेरे लिए। विशाल भारद्वाज ने मुझे मकबूल दी, मनोज वाजपेयी ने मुझे ये फिल्म लिखवाई 1971, अनुराग ने तो सब कुछ दे दिया, अनुराग ने तो बहुत कुछ दिया, सूची सरकार ने मुझे यहाँ दिलवाई। ये लोग थिएटर से थे, मेरे साथी थे और वहाँ पर पहुँच के बन गए थे।
तो इन लोगों ने बहुत हेल्प की, मेरी बहुत हेल्प की। मैं तो अपने या दोस्तों की हेल्प का खा रहा हूँ, अगर मैं खा रहा हूँ आजकल वहाँ पर। तो उसके बाद फिर मैं बना, मतलब उसके बाद फिर मैंने अपना काम शुरू किया। उसके बाद फिर मुझे किसी वहाँ पर ऐसे ही होता है, मतलब एक दूसरे की हेल्प करते रहो आप। अच्छा, हमारी बातचीत में अब मंडी हाउस का जिक्र तो आ ही गया, और इस किताब में भी आप कहते हैं कि दिल्ली से आपको प्यार है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन मंडी हाउस से आपको बेशुमार प्यार है। तो आप मंडी हाउस को, अब जो उसकी इतनी प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी है और उसे इतना बदला जा चुका है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा पार्ट मंडी हाउस में गुजार चुके हैं वो भी उसे नहीं पहचान पाते, अब आप मंडी हाउस को किस तरह से देखते हैं? अभी जाता हूँ मैं, सन्नाटा है वहाँ पर, सन्नाटा रहता है वहाँ। एक दो दिन घूमता हूँ मैं, कैंपस में बैठता हूँ, अपने कैंपस में बैठ के आ आती हैं। अपने बेंच पर बैठता हूँ कार पार्किंग के पास में, जहाँ पर मैं बैठा करता था, खूब काम किया है मैंने वहाँ पर बैठ के। वहाँ जाता हूँ मैं, हम रिलीज से जाता हूँ, जाता रिलीजियसली हूँ, वहाँ जाना ज़रूरी, दिल्ली आया हूँ तो मतलब वहाँ जाना ज़रूरी है। तो वहाँ जाता हूँ, वहाँ जाके बैठता हूँ। बाहर एक चाय वाला है, उसकी कॉफ़ी पीता हूँ मैं, एक सिगरेट पीता हूँ मैं। तो वो करके जो है वो रिलीजियसली करता हूँ मैं, वो मतलब आपके एक रूल के तौर पर करता हूँ। तो वहाँ जाता हूँ, अब सन्नाटा है वहाँ पर, लेकिन अब खामोश है। अलग थिएटर भी होता है, तो अब थिएटर वालों ने अपनी अपनी जगह ले रखी हैं, बाहर करते हैं। किराए बहुत बढ़ चुके हैं, श्री राम सेंटर के कमानी के अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है। अरविंद गौड़ कर रहा है, शिल्पी मारवा कर रही है, लेकिन ये सब लोग अलग हो चुके हैं। मंडी हाउस अब सेंट्रलाइज नहीं रहा। मंडी हाउस पहले सेंट्रलाइज था कि मंडी हाउस में रेसल्स हुआ करती थी, वहाँ के कोने कोने में आपको रेसल्स होती मिल जाया करती थी। अब नहीं मिलती। अब जो है मतलब एंथुसियाज्म उतना ही है, उत्साह उतना ही है नए लोगों में, हम कुछ कर दें, हम कुछ कर दें, हम कुछ कर दें। तो सीखने का उत्साह उतना ही है, लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी हैं। तो मंडी हाउस कई बार काटने को दौड़ता है। जैसे कि अगर दोपहर में चले जाओ तो वहाँ पर कुछ को कोई नहीं मिलता, तो वहाँ पर पहले बहुत सारे लोग मिलते थे। तो पहले बहुत सारे लोग मिलते थे, इस चक्कर में जो है आपके मतलब आज भी जाने की इच्छा होती है, लेकिन वही वहाँ घूम लो, आप बाहर घूम लो, इधर घूम लो, श्री राम सेंटर चले जाओ, दैट्स ऑल। मतलब वो मज़ा नहीं है। अगर यादें नहीं होती पुरानी तो मेरे ख्याल से मैं नहीं जाता वहाँ। और शायद अब आप जाएं तो आपका दुख थोड़ा सा और बढ़ जाए, क्योंकि जिस जगह बैठकर आप ये कहा करते थे कि एक्टिंग कर लो नहीं तो ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाओगे, तो अब तो वो मज़ारी वहाँ से उखाड़ी जा चुकी है। जी, मेट्रो के चक्कर उसको पूरा नहीं, मेट्रो के चक्कर में नहीं, मेट्रो तो 2001 में आ गई थी, लेकिन ये मज़ार तो अभी तकरीबन 15-20 दिन पहले, महीना भर पहले ही होगा। जो मंडी हाउस में फाउंटेन के पास एक बहुत पुरानी मज़ार हुआ करती थी। अच्छा जी, उसको वहाँ से पूरी तरह उखाड़ के समतल कर दिया गया है। अच्छा। हाँ, अच्छा, ये नहीं मुझे मालूम। जी, चलो अच्छी बात। चेंज है, परिवर्तन है, हर चीज़ चेंज हो रही है। इस चक्कर में बहुत सारी चीज़ चेंज होंगी। संताप त्रिवेदी एक जगह इंडिया गेट पर 4 लाख लोगों की भीड़ के सामने कह रहा है कि ये सिस्टम सड़ चुका है और इसे पूरी तरह से बदल देने की ज़रूरत है। चलिए 4 लाख लोगों की भीड़ ना सही, लेकिन संताप त्रिवेदी अब भी क्या इंडिया गेट के राजपथ ना सही, कर्तव्य पथ पर खड़े होके ये बात उतनी ही बुलंदी से कह सकता है? वो पैशन वो अलग था ना, अलग बात थी। वो कम्युनिज्म का दौर था, तो तब मैं कम्युनिस्ट था नहीं, लेकिन अपने दोस्तों चक्कर बन गया था। मेरे दोस्त थे कम्युनिस्ट, तो उनके बहुत प्यार करता था उनसे, तो उनके दोस्तों के चक्कर में कम्युनिस्ट बन गया था मैं। तो वही रैली में जाना, जंतर मंतर जाना, चीखना चिल्लाना, इनकलाब जिंदाबाद करना, नारेबाजी करना, गाने गाना, मतलब स्ट्रीट सॉन्ग्स बहुत गाए मैंने। तो वो जो है हमारा पैशन था उस वक्त। उसने बहुत सिखाया उस दौर ने, टाइम पर होना सिखाया मेरे को, टाइम पर आना सिखाया, पाबंदी सिखाई वक्त की, अपने साथी लोगों को प्यार करना सिखाया, अपने काम से प्यार करना सिखाया। वो हो गया। तो अब जो है मतलब अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। अब मेरे ख्याल से वो रैलीज भी बंद हो गई धीमे धीमे करके। अब पॉलिटिकली भी जो है मतलब लेफ्ट धीमे धीमे ख़त्म पर है। तो वही है, तो अब वो दौर बदल गया तो मैं बदल गया, बस दैट्स ऑल। और बात आए आपके बली मारान की, आपके संगीत की, आपके गीतों की, तो गीतों की बदौलत आप एक बड़ी जनरेशन तक पहुँचे, बड़े मतलब पैमाने पर लोगों तक पहुँचे हैं। तो अब इसमें आप क्या नए चेंजेस कर रहे हैं? गाने चेंज होते रहते हैं, नए से नए गाने डालते रहते हैं। गानों का जो है अरेंजमेंट चेंज होता रहता है, प्रोग्रामिंग चेंज होती रहती है। उन गानों में बहुत गुंजाइश है, मतलब वैसी गा देना और बाकायदा अरेंज करके गाना, उसमें बहुत फ़र्क होता है। और बैंड के साथ में गाना, बैंड अलग ही, उसका साउंड अलग सुनाई देती है, उसकी साउंड अलग सुनाई देती है। तो वो जो है साउंड अलग सुनाई देती है, अलग सुनाई दे, इसके लिए कोशिशें हैं
बहुत सारी चीज़ें जो है करता हूँ उसमें, नए गाने डालता हूँ, उस गानों पर मेहनत करते हैं, कैसे अरेंज करना है उसको, कैसे प्रेजेंट करना है उसको, और ये सब चीज़ें होती हैं। तो अब बैंड बड़ा बन गया, 1.5 घंटे का परफॉर्मेंस करते हैं बल्ली महारान का, और बड़ा बैंड है, 8 लोग हैं ऑन स्टेज, एक साउंड रिकॉर्डिस्ट, साउंड इंजीनियर है, एक लाइट इंजीनियर है, 2 मैनेजर हैं, तो इसलिए बड़ा बन गया बैंड, मतलब हिंदुस्तान के अग्रणीय बैंड्स में से है अब वो बल्ली महाराज। तो ऐसे ही करते रहते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एक्चुअली मैं भी कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, आपकी ज़िंदगी बनी रहती है इससे। ज़िंदगी जो है आपकी मतलब शटल है इसलिए कि कुछ ना कुछ नया हो रहा है। हमारे पेशे में यही खास बात है कि आप चाहें तो आखिरी तक कुछ कर सकते हैं। रिटायर्ड बंदा जो है मतलब नौकरी चली गई, वीआरएस ले लिया, उसके बाद थक जाता है वो। हम लोग जो है हमारे पेशे में जो है आखिरी समय तक कमा सकते हैं हम, और आखिरी समय तक कुछ ना कुछ कर सकते हैं, अगर क्रिएटिव माइंड हो तो। अगर नहीं हो तो फिर बात ही अलग होगी, लेकिन अगर क्रिएटिव माइंड हो तो आप आखिरी समय तक कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, मतलब लगातार। आपके बैंड के जो गीत होते हैं आप ही के तो शब्द होते हैं? हाँ, वो सारे मेरे होते हैं। जब हम कैमरे के सामने एक्टिंग करते हैं तो वो किरदार कोई और होता है, तौर तरीके कुछ और होते हैं, उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो भी कुछ और होती है। लेकिन जब हम गीत लिखते हैं तो हम वो होते हैं जो हम महसूस करते हैं, उस समय हमारे शब्द कहीं ज़्यादा ईमानदार होते हैं। तो आपके गीतों में तो आज भी वही तेवर बरकरार है, आज भी वही चुनौतियाँ, आज भी वही पूरे समाज का आह्वान, लेकिन बतौर व्यक्ति आप थोड़ा सा तटस्थ हुए हैं, थोड़ा सा ठंडे हुए हैं। इस परिवर्तन को कैसे देखते हैं? ठंडे हुए, एज के साथ ठंडे हुए हैं। एज के साथ तो मतलब हर बंदा ठंडा हो जाता है। 60 में आने के बाद बहुत ठंडा होना बोलना गलत है। अब संभल गए हैं, मतलब आपके ठीक है, ये भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया, हर चीज़ देख ली, हर चीज़ सामने से निकाल दी, हर चीज़ करके देख ली। अब करते आज की तारीख में, आज इस आपको इंटरव्यू देते समय मैं संभला हुआ हूँ, मैं संभला तटस्थ हूँ। मतलब आपके ठीक है, ये चीज़ भी कर ली, कोई बोले कि गाना नहीं गाया, गा लिया, संगीत नहीं किया, कर लिया, लिखा नहीं, नावल लिख लिया, फिर एक्टिंग नहीं करी, वह भी कर रहा हूँ। तो लगातार कर रहा हूँ ये सब करते हुए, लेकिन एक डिटैचमेंट है इनको करते हुए देखने का, मतलब डिटैच होकर कर रहा हूँ। इतना पागल होकर नहीं कर रहा मैं, पागल होकर कोई भी चीज़ नहीं कर रहा मैं, पागल होकर कोई भी चीज़ नहीं कर रहा मैं। अब इनसे थोड़ा हट के देखते हुए मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आजकल। एक्सेप्ट थोड़ा बोर हो जाते हैं कई बार, जैसे कि अभी हो रहे हैं इस होटल रूम में, लेकिन वैसे जो है अच्छा लगता है। मतलब पागलों वाला मामला नहीं है कि पागलों समान डूब गए और पागलों समान लिखता भी बड़ा पागलों समान था, वो भी जो है संभल गया। मतलब पागलों समान बिल्कुल हुस हुए जा रहे हैं, मतलब लगातार लिख रहे हैं, सुबह शाम। कई बार ये मूड आ गया, मूड हुआ तो नहीं लिख रहे, लंबा अरसा हो गया नहीं लिखे। नावल था, मैंने पागलों समान लिखा था, अब उससे भी थोड़ा छुटकारा मिल गया, अब जो है मतलब संभल गया है, ये है। अच्छा, यानी कि जो आपका मतलब जो आपकी दीवानगी हुआ करती थी अब वो संभल चुकी है। वो संभल चुकी है। हमसे बातचीत करने के लिए आपका चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।